अलैकुम, मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी की संस्कृति का केंद्र कोलकाता लेकर आज आपके साथ है। सबसे पहले हम कोलकाता के परिचय की बात करेंगे। तो जो परिचय है वो कोलकाता की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व में जोब चारनोक द्वारा 1690 में की गई थी। ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। आधुनिक हुगली नदी जो 15 मील दक्षिण में सुतनाटी नाम की एक फैक्ट्री कायम की गई थी, जिसके चारों तरफ डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के आक्रमण के कारण यहाँ पर किलेबंदी कर दी गई थी। जैसा आपको पता है कि भारत में चार चार जातियाँ आई थी, डच, पुर्तगाली, जिनमें से फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो सुतनाटी, कोलिकता और गोविंदपुर, ये तीन जो जगह थी वो मिल कर के बनाई गई, जिसका नाम कलकत्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि आज कोलकाता कहा जाता है। ये तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1716 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया और 1742 में मराठों के आक्रमण के भय के कारण चारों तरफ एक खाई खोद दी गई, जो आजकल सर्कुलर रोड से प्रसिद्ध है। अब कोलकाता का राजनीतिक महत्व का जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्लासी का युग, जो कि 23 जून को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था और षड्यंत्रकारी उसी का जो दरबारी था मीर जाफ़र, उसको मुर्शिदाबाद राजधानी बनाकर बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो बंगाल का प्रशासन व्यवहारिक रूप से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। मुर्शिदाबाद की जगह कोलकाता को राजधानी बना दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, कोलकाता का जो महत्व था वो बढ़ गया, क्योंकि प्रशासन का केंद्रीय स्थल ये बन गया। और इसका केंद्रीय स्थल बनने का मुख्य कारण यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद की स्थापना भी यहाँ हुई, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था, उसके अंतर्गत तात्कालिक जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया, जो कि पहला था वारनहांगजिस्ट। यहाँ आपको छोटे छोटे प्रश्न भी मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे वीडियो को। 1912 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। बाद में 1912 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। तो इसका महत्व तो अपने आप ही बढ़ जाता है। अब कोलकाता की संस्कृति की बात कर लेते हैं। कोलकाता को लंबे समय से अपने ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और कलात्मक धरोहर के रूप में जाना जाता है। आज भी ये इतनी ही प्रसिद्ध है। भारत की पूर्व राजधानी ने आधुनिक साहित्यिक और कलात्मक सोच को जन्म दिया है। नई प्रतिभाओं को हमेशा प्रोत्साहन, ये प्रोत्साहन शब्द यहाँ गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। प्रोत्साहन उन्होंने देने की अद्भुत क्षमता इस शहर में है। अत्यधिक ऊर्जा का शहर इसको कहा जा सकता है। इसीलिए कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इनको जान सकते हैं। जैसे मैंने प्रमुख बिंदुओं को यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आपको सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कोलकाता जो पूर्व हमारी राजधानी थी, सबसे मुख्य विशेषता ये अहिंदी क्षेत्र है। बहुत ही फेमस इमारतें हैं यहाँ की। इसके बाद यहाँ का प्राचीन संग्रहालय है, फोर्ट विलियम यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा हम फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसने खड़ी बोली की स्थापना भारत में करवाई, वो भी है। भारत का सबसे प्राचीनतम म्यूजियम या संग्रहालय भी यहीं पर है। विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यहाँ पर है। यहाँ टॉलीवुड, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड, टॉलीवुड है। यहाँ का प्रमुख खाना जो है चावल और मछेर झोल है। फाइन आर्ट्स एकेडमी भी यही है। यहाँ की साड़ी और दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और शास्त्रीय संगीत के लिए ये फेमस है। यानी पूरे प्रश्न की पृष्ठभूमि आपको यहाँ पर मिल गई है इस डायग्राम के थ्रू। इन्हीं जो बिंदु हैं इन्हीं को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि इस वीडियो के ऊपर लगाया जा सके। अब एक एक बिंदु के ऊपर हम जिक्र करते हैं। सबसे पहली जो मुख्य चीज़ है पारा।
अब पारा आप सोचोगे कि कोई धातु का नाम है, लेकिन ये धातु नहीं है। कोलकाता में एक खास प्रकार का अंग का नाम पारा है। पारा का अर्थ होता है आसपास और पड़ोस। जैसे हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र बने होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, तो ऐसा ही वहाँ पारा बोला जाता है इनको। प्रत्येक पारे में एक सामुदायिक केंद्र होता है, क्रीड़ा स्थल होता है। जब भी लोगों को फुर्सत के क्षण होते हैं तो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, वाद विवाद करते हैं, समसामयिक मुद्दों पर बहसें चलती हैं। यह एक बुद्धिगत वार्तालाप है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इकट्ठा होने का एक केंद्र है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दूसरे बिंदु के तरफ चलते हैं। कोलकाता में बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें गोथिक, बरोक, रोमन और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैलियाँ हैं, जिसमें से बहुत सारी अंग्रेजों के समय की है, अब जो धरोहर बन चुकी हैं। मैंने थोड़े थोड़े बिंदु, ताकि आपका जो प्रश्न भी 16 नंबर के लिए पूरा हो जाए और ज़्यादा आपको लिखना भी ना पड़े। भारतीय संग्रहालय, जिसमें 1814 में इसका बना है ये, और एशिया का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। और भारतीय इतिहास, प्रकृति के संभावनाएं, इतिहास और भारतीय कला का विशाल और अद्भुत संग्रह यहाँ पर है। फिर हम भारतीय चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना पुस्तकालय और बड़ा पुस्तकालय यहाँ हम इसको कह सकते हैं। फाइन आर्ट्स अकादमी यहाँ पर है, भारत की सबसे प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स की अकादमी है, जिसमें अनेक कलाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। फिर यहाँ के दार्शनिक स्थलों की बात कर लेते हैं। एक दार्शनिक स्थल के माध्यम से मैंने सभी को यहाँ कंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि शहर का इतिहास इसके अंदर रखा गया है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज और मैदानों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मैदान है वो फोर्ट विलियम कोर्ट किला है यहाँ, और मैदान है जो आजकल भारतीय सेना के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसमें प्रवेश के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है ईडन गार्डन, जो कि क्रिकेट का मैदान है। यह तालाब जिसमें ब्रह्मा का एक पगोड़ा स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद है रानी विक्टोरिया या विक्टोरियन मेमोरियल, जो कि शिल्प कला का सुंदर सा मिश्रण इसमें मिलता है। मुगल शैली के गुंबदों में सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियाँ हमें दिखाई देती हैं। इसमें रानी के पियानो और उनके स्टडी डेस्क समेत 3000 से ज़्यादा वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। सेंट पॉल कैथोलिक चर्च, जो कि शिल्प कला का बहुत ही अनूठा उदाहरण है। रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, इसकी भित्ति चित्र इस पर बनाए गए हैं। ग्राउंड अल्टर है और एक गोथिक टावर भी इसमें दर्शनीय है। इसके बाद है वेलूर मठ, जो कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय मठ है। इसकी स्थापना 1899 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के कहने पर बनाया जाता है। ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैलियों का सम्मिश्रण इसके अंदर किया गया है। धर्म और संस्कारों की पाठशाला हम इसको कह सकते हैं। फिर यहाँ का जो दर्शनीय और मुख्य बिंदु है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, हुगली नदी पर स्थित ये काली का मंदिर है। और जो विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी यहाँ पर पुजारी थे। उन्होंने सभी धर्मों को एकता लाने की अनुभूति भी यहीं पर हुई। काली का जो अर्थ है वो काली का अर्थ होता है काले रंग की काली माता की मूर्ति, जिन्होंने जिह्वा पर जिनकी खून लगा हुआ है और नरमुंडों की माला वे पहने हुए हैं। काली भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का विनाशक रूप को माना जाता है। यही कारण है कि काली की श्रद्धा की व्यापकता के कारण ही इसका नाम यहाँ पर कोलकाता पड़ा है। मदर टेरेसा होम भी यहाँ पर है, जिसके द्वारा सैकड़ों बेघरों और गरीबों की मदद की जाती है। अनेक दानी यहाँ पर अंश दान करके आज भी गरीबों की मदद कर सकते हैं। नौवां जो मुख्य बिंदु है दर्शनीय स्थलों में, यहाँ वाटर निकल बॉन्ड्स है। कई एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। हरियाली और दुर्लभ प्रजातियों के पौधे यहाँ पर हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, शांत घाटी इस गार्डन की मुख्य विशेषता है। और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा बरगद का पेड़ भी इसी
क्षेत्र में है। अब थिएटर की बात कर लेते हैं। छठे बिंदु में हमने बहुत सारे दार्शनिक स्थलों की बात की है, अब हम थिएटर की बात कर लेते हैं। कोलकाता में नाटकों की परंपरा में जात्रा थिएटर और सामूहिक थिएटर भी आते हैं। मुंबई में जो बॉलीवुड की तरह ही यहाँ बांग्ला टॉलीवुड यानी फिल्म निर्माण उद्योग यहाँ बनता है, फिल्में बनाई जाती हैं, बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया जाता है। फिल्म निर्माण और फिल्म निर्देशक भी बहुत सारी देन हम कोलकाता की मान सकते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय जी ने पहला फिल्मों के ऊपर पहला पुरस्कार भी इन्हें मिला था। मृणाल सेन, तपन सिन्हा और ऋत्विक घटक। क्षेत्रीय निर्देशकों में अर्पणा सेन और ऋतुपर्णा घोष भी शामिल है। आठवां मुख्य बिंदु है खान पान। यहाँ का खान पान बहुत ही फेमस है। चावल और मछेर झोल, रसगुल्ला और मिष्टी यहाँ की प्रसिद्ध है। मछली में हिलसा व्यंजन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहनावे की बात करें तो बंगाली महिलाएं कांजीपुरम साड़ियाँ पहनती हैं। साड़ियों में बंगाली सूती और रेशमी विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं जिन्हें तात कहते हैं। पुरुष प्राय पैंट शर्ट पहनते। त्योहारों के अवसर पर वो धोती का एक छोर हाथ में पकड़कर चलने का रिवाज यहाँ पर है, जो कि खास बंगाली में ही पहनी जाती हैं। दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे महत्वपूर्ण और चकाचौंध वाला उत्सव है, प्राय 9 दिन तक चलता है। अन्य त्योहार यहाँ सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक उत्सवों की बात करें तो यहाँ कोलकाता पुस्तक मेला लगता है, कोलकाता में फिल्मोत्सव होता है, डोवरलेन संगीत उत्सव होता है और नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। संगीत की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर शास्त्रीय संगीत और बंगाली लोक संगीत बहुत ही ज़्यादा सराहा जाता है। चंद्रबिंदु, कैक्टस और लखीचरा जैसे बैंड भी यहाँ पर बने हुए हैं। साहित्यकारों की अगर बात करें तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही फेमस हैं। इनके अलावा विभूति बंदोपाध्याय, तारा शंकर बंदोपाध्याय, महाश्वेता देवी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। एक प्रसिद्ध आंदोलन यहाँ हुआ जो कि भूखी पीढ़ी नाम से आंदोलनकारियों का आगमन हुआ, जो शहर को अपने करतूतों और लेखन से हिला दिया था इन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। विदेशों तक इसकी चर्चा गई। इसके जो मुख्य आंदोलनकारी हस्तियाँ थी राय चौधरी, सुविमल, समीर राय चौधरी, वसुदेव, त्रिदेव मित्र इसकी प्रमुख हस्तियाँ थी। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य में ये अहिंदी क्षेत्र होते हुए भी कोलकाता का क्या अवदान है। अवदान का मतलब होता है योगदान। कोलकाता न कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु अहिंदी भाषा क्षेत्र होने के बावजूद भी हिंदी के लिए गौरवशाली परंपरा यहाँ पर रही है। सबसे बड़ा जो मुख्य विशेषता यहाँ की हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से हुई। लगभग 200 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता का विकास कोलकाता में से ही माना जाता है। आधुनिक गद्य निर्माण, हिंदी को समृद्ध करने की इमारत जो कि खड़ी बोली की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती के संपादक हैं, इनके बीच अनस्त्रता शब्द को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। कोलकाता से मतवाला नाम का पत्र भी निकलता था और जिसमें केवल निराला जो कि कोलकाता के ही यानी बंगाल के में पैदा होने वाले हैं, तो सिर्फ निराला की रचनाएं उसके अंदर नहीं आती थी, बल्कि पांडे बेचन शर्मा के गद्य का भी वहाँ से छापा जाता था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जैसे मैंने बात करी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महिषादल में जन्मे थे और हिंदी के छायावाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। हिंदी में रुद्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्रांति का आह्वान करने वाले, प्रगतिवादी चेतना के धनी और स्रोत समृद्धि जैसे प्रथम हिंदी का शोक गीत, शोक महाकाव्य देने वाले, और लंबी कविताओं की अगर बात करें तो राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविताएं दे करके उन्होंने हिंदी साहित्य के को बहुत ही ज़्यादा समृद्ध उन्होंने किया है।
लिपि विस्तार योजना। हिंदी भाषियों ने लिपि विस्तार योजना के मकसद से जस्टिस शारदा चंद्र चरण मित्र ने 1907 में देवनागरी नाम का पत्र निकाला, जिसमें अमृत राय चक्रवर्ती ने भी हिंदी बंगवासी के जरिए अपनी सेवाएं दी। यानी हिंदी की लिपि विस्तार योजना यहीं की देन है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि खड़ी बोली के लिए, हिंदी अध्यापन के लिए, पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए कोलकाता का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं कि उन हिंदी के प्रचार प्रसार में इस कॉलेज का बहुत अद्वितीय योगदान रहा है। खड़ी बोली के जो 4 लेखक तो चतुष्टायी नाम से जाने जाते हैं, उनको भी इन्होंने ही दिया। 5वीं जो मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं कि हिंदी विषय में प्रथम MA स्नातकोत्तर की डिग्री जो है कोलकाता ने ही हमें प्रदान की है। और ये कोलकाता विश्वविद्यालय में 1919 में आरंभ हुई और 1921 में प्रथम MA की हिंदी MA की डिग्री जो एक बांग्ला भाषी नलिन मोहन सन्याल को दी गई। अन्य साहित्यकारों का हिंदी में योगदान की बात करें तो सुनीति कुमार चैटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, नलिन मोहन सन्याल हिंदी में बंगीय भूमिका की उसी परंपरा को डॉक्टर सुब्रात लाहाड़ी, तनुजा मजूमदार आदि का नाम लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य के केंद्र और संस्थाओं का निर्माण भी यहाँ पर हुआ, जैसे दुर्गा प्रसाद मिश्र का दरबार, मतवाला और विशाल भारत पत्रों के कार्यालय, बंगीय हिंदी परिषद, भारतीय भाषा परिषद, भारतीय संस्कृति संसद, सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय, बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय, इन जैसी अनेक संस्थाओं ने हिंदी के सृजन का परिवेश वहाँ पर बनाया और अहम योगदान उन्होंने दिया। हिंदी के क्षेत्र में विभिन्न कार्य भी यहाँ किए। आज कोलकाता में हिंदी साहित्य की 3 पीढ़ियाँ सृजन कार्य में सृजनरत हैं। कथा के क्षेत्र में जैसे यहाँ मैंने 3 4 नाम दिए हैं, बहुत ज़्यादा नाम जो है आपको याद भी नहीं होंगे, इस वजह से मैंने थोड़ा इसमें किया है। 3 पीढ़ियों में से कुछ एक नाम ले लिए हैं। कथा के क्षेत्र में जैसे निर्भय मल्लिक, कपिल आर्य, विमलेश त्रिपाठी, माया गिरानी, अलका सरावगी और माला वर्मा। कविता के क्षेत्र में मृत्युंजय उपाध्याय, सुकृति, स्वदेश भारती, कुसुम जैन, निर्भय देवांश, नूर मोहम्मद। आलोचना के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम शंकर त्रिपाठी, तनुजा मजूमदार, वेद रमन, राखी राय हालदार। निबंध के क्षेत्र की बात करूँ तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, जिनकी रचना कल्पतरु की उत्सव लीला में देश भर में सराहा गया है और हिंदी पुरस्कार मूर्ति देवी पुरस्कार से ये सम्मानित भी हुए हैं। अनुवाद के अगर क्षेत्र की बात करें तो महाश्वेता देवी का योगदान अतुलनीय है। अभी बांग्ला में अनुदित होकर उनकी रचना छपी है और रामकृष्ण परमहंस से आज भी उनकी कृतियाँ जो है अनुदित होकर हमारे सामने आती रहती हैं। साहित्य अकादमी से नवाजित अलका सरावगी का भी अभिन्न योगदान हिंदी साहित्य के लिए है। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी, हिंदी क्षेत्र होते हुए भी कोलकाता न केवल देश की सांस्कृतिक राजधानी है, बल्कि हिंदी साहित्य सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देते रहा है और निकट भविष्य में इस धरा से हिंदी साहित्य की उर्वर भूमि के लिए महत्वपूर्ण योगदान जो है संभाव्य है। आगे भी बहुत सारी संभावनाएं बनी रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि कोलकाता की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। एक अब समय है एक प्रश्न का जो मैं कि हर बार आपसे पूछती हूँ, जो कोलकाता है वो कब तक भारत की राजधानी बनी रही और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, दोनों का सन बताना है आपने। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसकी PDF पाने के लिए आप PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।